हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम अ नॉर्मल फैमिली मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2023 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में एक बेसबॉल प्लेयर अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा था। तभी एक दूसरी कार आई और उनकी कार को टक्कर मार दी और प्लेयर को गुस्सा आ गया और उसने उस आदमी से माफी मांगने को कहा। उस आदमी ने माफी नहीं मांगी बल्कि बहस करने लगा और गंदी भाषा में गाली देने लगा। फिर प्लेयर ने अपनी कार से बैट निकाला और ड्राइवर की कार को टक्कर मार दी और फिर उस आदमी ने जानबूझकर अपनी कार प्लेयर पर चढ़ा दी और प्लेयर की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन प्लेयर की बेटी किम नारी जो कार के अंदर थी गंभीर रूप से घायल हो गई और इस घटना के बाद लोग तुरंत वहां जमा हो गए। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और किम नारी को हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसके इलाज की जिम्मेदारी ली। दूसरी तरफ जेवॉन ऑफिस से घर लौटा और छोटी लड़की से मिला। वो उसकी पत्नी जीसू से मिलने आई थी। जीसू खुद को फिट रखने के लिए रेगुलर वर्कआउट करती है। फिर जेवॉन की सबसे बड़ी बेटी सियोंजू अपने पिता को अपनी नई पत्नी से बात करते देखकर कमरे से बाहर आती है। जब जेवॉन उससे बात करने आती है तो सियोंजू उसे बताती है कि वो सीहू से मिलने जा रही है। डिनर पर जेवॉन टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है। तभी उसे केस के बारे में कॉल आता है। जियोवॉन को पता चलता है कि क्राइम करने वाला कोई और नहीं बल्कि ओसान ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक का बेटा है। वे उसे इस केस के लिए जो भी पैसे देने होंगे देंगे और जियोवॉन इन पैसों के लिए केस लेने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जेग्यू किमनारे की हालत पूछने हॉस्पिटल आता है। फिर लड़की की मां पूछती है कि क्या उसकी बेटी फिर से नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी। जेग्यू उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब कुछ कर पाएगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जियो जूनियर डॉक्टरों से कहता है कि किमनारे की एक और सर्जरी करनी पड़ेगी, इसलिए तैयार रहना। हालांकि जूनियर डॉक्टर कहता है कि उन्होंने अभी तक हॉस्पिटल का बिल नहीं भरा है। जेगो कहता है कि उसकी जान बचाना बिल से ज्यादा जरूरी है और इससे पता चलता है कि डॉक्टर जियो कितना ईमानदार है कि वो बिजनेस से ज्यादा लोगों की जान को महत्व देता है। दूसरी तरफ सियोंजू और सीहू एक्सीडेंट का वीडियो साथ में देखते हैं और दोनों को वीडियो देखकर बहुत मजा आता है। जेगो घर जाता है, उसकी माँ से मिलता है। फिर उसकी माँ पूछती है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आता। जेगो कहता है कि वो अपने नए बच्चे और काम में बिजी है, लेकिन उसकी माँ जेगो के लिए बेचैन हो जाती है। असल में जेगो की माँ की मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं है। उसके बाद जेगो की पत्नी यॉन कहती है कि जीसू ने कॉल करके उसे कल डिनर पर बुलाया है। वे महीने में एक बार ऐसे ही साथ में डिनर करते हैं। अगले दिन जेगो अपने क्लाइंट से मिलने जेल आता है। जेगो उसे बताता है कि कोर्ट में क्या कहना है। उसे सबको बताना चाहिए कि वो डर गया था और गलती से कार चला दी। जेगो ये भी कहता है कि हम विक्टिम के परिवार से बात करके सब कुछ सेटल कर रहे हैं। फिर वो कातिल कहता है कि अगर विक्टिम का परिवार नहीं माना तो क्या होगा। फिर जियोन कहता है कि हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए कमज़ोर होता है। वे लड़की के मेडिकल बिल भरने के लिए हमसे डील करने को ज़रूर मान जाएंगे। दूसरी तरफ जब सीहू स्कूल पहुंचता है तो दो क्लासमेट्स उसे सड़क पर बुली करना शुरू कर देते हैं। फिर सेओंजू इसका वीडियो बनाना शुरू कर देता है और वे चले जाते हैं। सेओंजू सीहू से कहता है, चलो क्लब में चिल करते हैं जब हमारे पेरेंट्स डिनर करते हैं, और सीहो मान जाता है। इस बीच जेगू और येओन डिनर पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। येओन सीहू को फ़ोन करता है और उसे उस रात घर पर डिनर करने के लिए कहता है। हालांकि सीहू और सेओंजू बिना किसी को बताए एक साथ क्लब आ जाते हैं। इस बीच जब येओन और जेयू रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो जेवॉन और जीसू ठीक उसी समय पहुंचते हैं जब वॉचमैन उनका स्वागत कर रहा होता है। फिर वॉचमैन उनका स्वागत करने के लिए दौड़ता है। येओन कहता है कि तुम्हारे भाई के पास पैसे हैं, इसलिए वॉचमैन पहले उसे इज्जत देने के लिए चला गया। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। फिर वे एक साथ लग्जरी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वे डिनर करेंगे। वे खाना खाते हैं और फैमिली की बातें भी शुरू करते हैं। जेवॉन कहता है कि मैं अपनी माँ को एक नर्सिंग होम में शिफ्ट करना चाहता हूँ जहाँ वो बहुत अच्छी रहेंगी। वे उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसके अलावा सीहू बड़ी हो रही है और उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए एक माहौल चाहिए। जेगू कहता है कि अगर माँ नहीं जाना चाहती तो क्या होगा। असल में उसे अपनी माँ को नर्सिंग होम भेजने पर ऐतराज़ है। जेवॉन कहता है कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हालांकि वो नर्सिंग होम सिर्फ नाम का नर्सिंग होम है, लेकिन असल में वो किसी 5 स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं है। दूसरी तरफ सीहू और सियोजू क्लब में ड्रिंक्स लेते हैं। जब येओन सीहू को फ़ोन करती है तो वो फ़ोन नहीं उठाता और येओन टेंशन में आ जाती है। फिर जीसू उससे बात करने आती है। वो येओन से पूछता है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। येओन कहता है, नहीं, मुझे अजीब लगेगा।
असल में जीसू बहुत छोटी है और वो बहुत सुंदर दिखती है, इसलिए येओन उसके सामने थोड़ा इनसिक्योर महसूस करती है। दूसरी तरफ जेवॉन आता है और अपने भाई से कहता है कि आपके हॉस्पिटल में किम नारी नाम की एक पेशेंट है, मैं उसका केस लड़ रहा हूँ। जैग्यू कहता है कि तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? फिर जेवॉन कहता है कि उसका एक्सीडेंट सेल्फ डिफेंस में हुआ था और अपनी माँ से सब कुछ सेटल करने को कहता है और लड़की को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। जेवा कहती है कि उसका पति मर चुका है और उसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम उससे सब कुछ सेटल करने को कह रहे हो। फिर जेवॉन कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो कानून के हिसाब से ज़रूरी है और तुम्हें एक डॉक्टर होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभाना होगा। उस रेस्टोरेंट से निकलते समय जैग्यू और येओन भी अपनी कार का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि इस बार उसके भाई की कार पहले निकल रही है। उस समय जैग्यू सड़क पर खड़ा था और जेवॉन बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और उसने जैग्यू के ठीक सामने ब्रेक लगाया और उससे कहा कि अगर मैं अभी तुम्हें कुचल दूं तो क्या ये मर्डर होगा? नहीं, ये एक एक्सीडेंट होगा, क्योंकि तुम सड़क पर खड़े हो, जो खड़े होने की जगह नहीं बल्कि गाड़ी चलाने की जगह है, और यही कानून है। इस बीच सीहू नशे में है और सियोंजू को हर जगह ढूंढने लगता है। वो एक कमरे में आता है और सियोंजू को किसी को किस करते हुए देखता है और ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और उसे आवाज़ देकर वहाँ से चला जाता है और सियोंजू उसका पीछा करता है। सीहू अपना गुस्सा निकालने के लिए सड़क पर पड़े डस्टबिन को लात मारता रहता है। तभी सियोंजू भी वहाँ आ जाता है और बार बार डस्टबिन को लात मारने लगता है। वे दोनों मिलकर डस्टबिन को लात मारते हैं और वे इससे बहुत खुश होते हैं। जब सीहू रात में घर लौटता है तो येओन पूछता है कि वो कहाँ था और उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। सीहू कहता है कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका फ़ोन कब बंद हो गया। येओन पूछता है कि तुमने क्या पिया? सीहू चुपचाप अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है। अगले दिन येओन सीहू की टीचर से बात करने आता है। टीचर येओन को बताता है कि वो एक्टिविटीज़ में बहुत पीछे है और उसे फील्ड स्टडी की ज़रूरत है। फिर वो येओन को अपने पति से बात करने और उस हॉस्पिटल में सीहू की फील्ड स्टडी का इंतज़ाम करने का सुझाव देता है। येओन जेगू को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि टीचर ने उससे फील्ड स्टडी के लिए कहा है। ये सुनकर जेगू कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि फिर येओन कहता है कि मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारे हॉस्पिटल में फील्ड स्टडी करे। हालांकि जब जेगू इस पर थोड़ा ऐतराज़ करता है तो येओन गुस्से में फ़ोन काट देता है। इस बीच कोर्ट में जियोन जज को बताता है कि उसका क्लाइंट घबरा गया था और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से अनजाने में एक एक्सीडेंट कर बैठा। उसे अपने किए पर इतना पछतावा होता है कि वो पीड़ित के परिवार का ध्यान रखना चाहता है और इन्हीं वजहों से जज अपराधी को बेल दे देता है। अगले दिन ग्यूम सीहू को स्कूल ले जाते समय वो कहता है, अगर तुम्हें फील्ड स्टडीज़ में दिलचस्पी नहीं है तो बेहतर है कि तुम ये मत करो। मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े हो जाओ। सीहू कहता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर ग्यून अपने बेटे की हिम्मत बढ़ाता है, लेकिन ग्यून नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसके हॉस्पिटल में आकर फील्ड स्टडीज़ करे। दूसरी तरफ येओन उसके ऑफिस आता है। अपने एनजीओ के एक परिवार के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखते हुए वो अपने अतीत के बारे में सोचकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे याद आता है कि जिंदगी में यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। थोड़ी देर बाद वो एक दोस्त के साथ लंच करते समय टीवी पर एक न्यूज़ देखता है। दो टीनेजर्स सड़क पर एक बेघर आदमी को बुरी तरह पीट रहे हैं। सीहू और सियोंजू दोनों ने शराब पीकर कल रात एक बेघर आदमी को पीट पीट कर मार डाला। येओन को सीहू पर शक होता है और वो घर आकर फिर से वीडियो देखना शुरू कर देता है। येओन को लगता है कि ये दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि सीहू और सियोंजू हैं। येओन तुरंत उस दिन के सीहू के कपड़े देखने आता है। वो देखता है कि उस दिन सीहू के कपड़ों पर खून लगा है। येओन सीहू की शर्ट धोता है ताकि कोई सबूत न रहे। जब सीहू रात में घर लौटता है तो येओन उससे बात करने आता है। वो उसे वीडियो के बारे में बताता है। वीडियो में लड़के ने तुम्हारी तरह कपड़े पहने थे, लेकिन सीहू कहता है कि वो मैं नहीं था। येओन कहता है, हाँ वो तुम नहीं थे, वो कोई और था। इसके साथ ही वो सीहू को गले लगा लेता है, जबकि येओन अच्छी तरह जानता है कि वीडियो में लड़का उसका अपना बेटा है। हालांकि वो अपने बेटे को बचाने के लिए इस सच्चाई से बचना चाहता है। अगले दिन सियोजू अपने पिता से मिलने उनके ऑफिस आती है। वो जेवोन से कहती है कि उसे कुछ कहना है। सियोजू अपने पिता को उस दिन के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन वो कहते हैं कि ये घटना उनके एक दोस्त के साथ हुई थी। सब कुछ बताने के बाद सियोजू जियान से पूछती है, डैड, क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई क्राइम है? जेवोन चुप रहता है।
वो एक मैच्योर लॉयर है, इसलिए वो सेओजू की बात सुनकर ही सब कुछ समझ जाता है। उसे सेओजू पर शक होता है, इसलिए वो घर आता है और उस दिन सेओजू ने जो ड्रेस पहनी थी उसे देखता है। वीडियो में लड़की ने जो ड्रेस पहनी है वही ड्रेस देखकर ये समझ नहीं आता कि सेओजू ने ये क्राइम खुद किया है, और जेवो वो वीडियो देखकर बहुत डर जाता है। अगले दिन जेवॉन विक्टिम को हॉस्पिटल में देखने आता है। उस इंसान की हालत उतनी अच्छी नहीं है और उसे अभी तक होश नहीं आया है। उसके बाद जेवॉन और जेवू एक साथ नर्सिंग होम आते हैं। वे अपनी मां को नर्सिंग होम में रखने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने आए हैं। जेवॉन कहता है, एक पिता होने के नाते मैं जानता हूं कि हम अपने बच्चों के प्रति कितने कमज़ोर हैं। माँ शायद हम दोनों के बारे में एक जैसा ही सोचती है। जेवॉन कहता है, 2 टीनेजर्स का एक वीडियो वायरल हुआ है और ये न्यूज़ में भी था। क्या तुमने वीडियो देखा है? 2 बच्चे सड़क पर एक बेघर आदमी को बुरी तरह पीट रहे हैं। मुझे लगता है कि वे दोनों हमारे बच्चे हैं। वो आदमी आईसीयू में भर्ती है और उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। जेगू ये सब सुनकर टेंशन में घर लौटने लगता है। वापस आते समय वो बार बार उस वीडियो के बारे में सोचता रहता है, जब सड़क पर एक हिरण का उसकी कार से एक्सीडेंट हो जाता है और हिरण तुरंत मर जाता है। जेगू हिरन को सड़क से हटाकर अपने घर वापस चला जाता है। वो येओन को वीडियो दिखाता है और जब येओन उसके एक्सप्रेशन देखता है तो जेगू को एहसास होता है कि ये उसने किया है। येओन कहता है कि वो सिहू नहीं था, उसने मुझसे कहा था कि हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। जीवू को गुस्सा आता है, वो सीधे सिहू से बात करने आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, सिहू कहता है कि वो मैं नहीं था। जैग्यू कहता है कि मेरी आंखों में देखो और बताओ। सिहू कहता है कि वो मैं नहीं था। ये सुनकर जैग्यू को गुस्सा आता है और वो सिहू को जोर से मारता है। सिहू को बचाने के लिए येओन आगे आता है। जीहू कहता है कि उसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा जुर्म किया लेकिन बिना किसी पछतावे के मना कर रहा है। सिहू कहता रहता है कि वो मैं नहीं था, मुझे कुछ याद नहीं है। पहली बार उसने हम पर थूका और फिर जानबूझकर हमसे लड़ा। सियोनवू ने उसे पहले मारा, मैंने उसे कुछ बार बाद में मारा। जीवू जानना चाहता है कि वो अचानक एक लाचार इंसान को मारने क्यों चला गया। वो गुस्से में सिहू के साथ घर से निकलना चाहता है, लेकिन तभी जीवू की माँ वहां आ जाती है और उसे सिहू को मारने से रोक देती है। अगले दिन जीवू और येओन जेवन से बात करने उनके घर आते हैं। जेवन कहता है कि विक्टिम अब कस्टडी में है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया है। फिर येओन कहता है कि वीडियो में सिहू नहीं दिख रहा है। जीवन कहता है कि इस केस में कोई विटनेस नहीं है और विक्टिम की आइडेंटिटी पता नहीं है। जीवन जानना चाहता है कि अगर पुलिस उन्हें आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर ले तो क्या होगा। जीवन कहता है कि ये ज्यादा जरूरी है कि कौन सा प्रोसिक्यूटर ये केस लड़ना चाहेगा। जीवन जैग्यू से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि उन्हें सजा मिले। जीवन कहता है कि उन्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। फिर जीवन कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, हमें उनके फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। जेवन कहता है कि तुम्हारे जैसे लॉयर से और क्या उम्मीद की जा सकती है। फिर जीसू कहता है कि मुझे विक्टिम के लिए बुरा लग रहा है, हम उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते। येओन जीसू की बातें सुनता है और सीधे उससे कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वो हमारे परिवार का नहीं है। आप हमारी स्थिति को नहीं समझेंगे क्योंकि आप सियोनजू की असली मां नहीं है। फिर जैगी उसे शांत होने के लिए कहता है। येओन कहता है कि आप एक पिता के रूप में उसका पक्ष लेने के बजाय अपने बेटे को जेल भेजना चाहते हैं। मैं कैसे शांत हो सकता हूं जब सभी ने स्कूल में सिहू को तंग किया, आप चुप रहे और कभी उसके लिए विरोध नहीं किया। फिर आज आपके पास नैतिकता की इतनी भावना कहाँ है। येओन बहुत रोता है। येओन को रोता देख जीसू को बुरा लगता है। फिर घर लौटते समय येओन जियोंगयुन से पूछता है, क्या आपने अभी भी अपना मन नहीं बदला है। जियोंगयुन कहता है कि एक आदमी हमारे बेटे के लिए मर रहा है, आप अभी भी अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं। तभी सिहू अपने माता पिता को कार में बहस करते हुए देखता है। जियोंगयुन सिहू को देखता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए मजबूर करता है। येओन उसे रोकता है लेकिन जियोंगयुन उसकी बात नहीं सुनता और गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। वो सिहू को सीधे पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो देखता है कि कुछ पुलिस वाले एक अपराधी को अंदर खींच रहे हैं, जिससे जियोंगयुन बहुत डर जाता है और रुक जाता है। वो अपने बेटे को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। फिर वो देखता है कि येओन अपने बेटे के लिए स्टेशन तक भाग रहा है। अपने बेटे के लिए येओन की कमजोरी देखकर वो अपना मन बदल लेता है। वो सिहू और येओन के साथ घर लौटता है। येओन जेग्यू से कहता है कि अगर तुमने दोबारा रिपोर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने इतने सारे बच्चों की जान बचाई, मैंने एनजीओ में इतने सारे लोगों के लिए अच्छा काम किया, क्या हम अपने बेटे की जुर्म को माफ़ नहीं कर सकते। अपनी पत्नी से ये सुनकर जेग्यू शांत हो जाता है। दूसरी तरफ जीसू जेवॉन से पूछता है कि अगर मैं सियोंजू की माँ होती तो क्या मैं इतनी चुप रह सकती थी। क्या तुमने कभी सियोंजू से इस बारे में बात की है। जेवॉन चुप रहता है।
सुबह जेग्यू किमनारी का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल आता है और वो अब काफ़ी बेहतर है। स्कूल में सियोंजू सीहू से बात करती है और सीहू पूछता है कि तुमने अंकल को ये सब क्यों बताया। सियोंजू कहता है क्योंकि वीडियो वायरल हो गया था। इसके अलावा मैंने अपने पिता को बताया कि ये एक दोस्त का केस है, लेकिन तुमने उन्हें सच बताया। सीहू कहता है कि कल मेरे पापा मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते थे, लेकिन मेरी माँ ने उन्हें रोक दिया ताकि वो कुछ ना कर सके। सियोंजू ये सुनकर हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ वो उठता है और चर्च में आकर भगवान के सामने रोने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। एक तरफ उसके मॉरल्स और दूसरी तरफ उसके बेटे का फ्यूचर। उसका क्लाइंट ऑफिस में जियोवॉन से बात करने आता है। जियोवॉन उससे कहता है कि हॉस्पिटल में किम नाम की औरत से मिल ले, फिर ट्रायल में ये साबित करना आसान हो जाएगा कि उसे पछतावा है। लेकिन क्लाइंट जियोवॉन को वहां जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि हम तुम्हें काफ़ी पैसे दे रहे हैं, तो मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। जियोवॉन आज अच्छी तरह समझता है कि जिन क्रिमिनल्स को उसने इतने लंबे समय तक बचाया है, उनके मन में ज़रा भी गिल्ट नहीं है। जीसू सियोंजू से बात करने आता है, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना कमरे से चला जाता है। जियोवॉन ये देखता है। जीसू उससे पूछता है कि अगर हम उसके क्राइम को छिपाने की कोशिश करें तो क्या सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? क्या ये उसके लिए अच्छा होगा? मुझे डर है कि वो हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद जियोवॉन कुछ नहीं कह पाता। अगले दिन बेघर आदमी की मौत हो जाती है। जियोवॉन पीड़ित के अंतिम संस्कार में आता है। वो पीड़ित की बूढ़ी माँ को अपने बेटे की मौत पर रोते हुए देखता है। इस बीच सियोंजू देखता है कि जिस कॉलेज के लिए उसने अप्लाई किया था वो एक्सेप्ट हो गया है और वो इससे बहुत खुश होता है। वो तुरंत जियोवॉन को फ़ोन करके बताता है कि उसका एडमिशन एक्सेप्ट हो गया है। जियोवॉन ने उससे वादा किया था कि अगर उसे इस कॉलेज में मौका मिला तो वो उसे एक कार देगा, वो एक फ़ोटो लेगा। लेकिन जियोवॉन कहता है कि सियोंजू मर चुकी है। ये सुनकर सियोंजू परेशान नहीं होता, बल्कि कहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? जियोवॉन कुछ नहीं कहता। वो समझ जाता है कि विक्टिम की मौत से केस और उलझ गया है। वो जेग्यू को फ़ोन करके बताता है। वे सब टेंशन में आ जाते हैं। रात में जीसू सियोंजू को अपनी बेटी के साथ खेलते हुए देखता है, जो उसे दिन ब दिन बहुत डरावनी लगने लगी है। इस बीच हॉस्पिटल में किम नारी की हालत अचानक बिगड़ जाती है। जेग्यू उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। उसे सर्जरी रूम में ले जाया जाता है और तुरंत सर्जरी करके किम नारी को ठीक कर देता है। अगले दिन वो सीहू के साथ समय बिताता है। वो जानना चाहता है कि सीहू ने ये बात उनसे क्यों छिपाई। सीहू कहता है कि उसने मुझे सियोंजू को बताने से मना किया था। उसने कहा था कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जेयू कहता है कि मैं नहीं जानना चाहता कि उसने क्या कहा, मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो। सीहू रोता है और कहता है, मैं डर गया था, मुझे एहसास नहीं था कि वो मर जाएगा। मैंने उसे इतनी जोर से नहीं मारा। उन्होंने मुझे तब और मारा जब उन्होंने मुझे धमकाया। सीहू रोता है और कहता है, पिताजी, उन्होंने मुझे तब बहुत जोर से मारा जब उन्होंने मुझे धमकाया, लेकिन मैं नहीं मरा, तो वो आदमी क्यों मरा? क्या मुझे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? आपको मुझ पर बहुत शर्मानी चाहिए। जेगू कहता है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, लेकिन आपको अब से एक अच्छा इंसान बनना होगा। सीहू कहता है, पिताजी, मैं अब से एक अच्छा इंसान बनूंगा। मैं ठीक से पढ़ाई करूंगा और आपकी तरह एक अच्छा डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करूंगा। अपने बेटे की ये बातें सुनकर जेगू उसे गले लगा लेता है। वो समझ जाता है कि उसके बेटे को आखिरकार पछतावा हो रहा है और ये सबसे बड़ी सज़ा है। रात में जियोन पीड़ित के घर आता है। वो चुपके से पीड़ित की माँ के लिए खिड़की से बहुत सारे पैसे फेंक देता है। जब जियोन कमरे में आता है तो सीहू उसे थैंक यू कहता है। सियोंजू अपने पापा को एक कार की फोटो दिखाता है और कहता है, डैड, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे। लेकिन जियोन बिना कुछ कहे चला जाता है। वो जीसू से पूछता है कि वो अभी तक तैयार क्यों नहीं है। असल में आज फिर से उनका डिनर प्लान है। जीसू कहती है कि उसे नहीं जाना चाहिए। असल में यॉन ने उस दिन जीसू से सीधे कह दिया था कि वो उनके फैमिली मैटर में नहीं है, इसीलिए जीसू आज वहां नहीं जाना चाहता। लेकिन जियोन कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। ये सुनकर जीसू जाने के लिए मान जाता है। तभी जीसू के फ़ोन पर उनकी छोटी बच्ची के कमरे से एक नोटिफिकेशन आता है। साउंड डिटेक्शन नोटिफिकेशन उसके फ़ोन पर उनकी छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ से आया था और इसीलिए वो उस बच्ची के कमरे में सीसीटीवी देखता रहता है। इसके बाद वे चारों डिनर करने के लिए उस फैंसी रेस्टोरेंट में वापस आते हैं। डिनर करते समय वे फैमिली डिस्कशन भी करते हैं। जियोन कहता है कि मैंने एक प्रोसिक्यूटर से उसकी राय लेने के लिए बात की। वो कहता है कि उन्हें दोषी माना जाएगा। फिर येओन कहता है कि हमें लगा कि ये केस बंद हो गया है, तुम अब ऐसा क्यों कह रहे हो? जीवॉन कहता है, जेगू, जब तुम रिपोर्ट करना चाहते थे तो मुझे लगा कि एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।
जेगू कहता है कि तुमने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया। जीवॉन कहता है कि प्रोसिक्यूटर से बात करने के बाद मैंने अपना मन बदल लिया। आखिरकार मुझे समझ आया कि मुझे क्या करना चाहिए। जो कोई भी जानना चाहता है कि तुम क्या कह रहे हो, आखिरी समय में सब कुछ खत्म मत होने दो। जीवॉन कहता है कि मैं सियोंजू को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। लेकिन यॉन कहता है कि तुमने कहा था कि सब कुछ तय हो गया है, तो तुम अब ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो। जियोन कहता है कि एक आदमी मर गया, क्या हमारे बच्चों के लिए इसे छिपाना अच्छा होगा। अगर सियोंजू की माँ जिंदा होती तो वो ये बहुत पहले कर चुकी होती। जीसू कहता है कि हमारे लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल था। यॉन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इस मामले से दूर रहो। मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के लिए अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उन्होंने जानबूझकर किसी आदमी को नहीं मारा। फिर जे और यॉन को वो वीडियो दिखाता है जो उसने यहाँ आने से पहले सीसीटीवी फुटेज में देखा था। वे सीहो और सियोंजुक को बात करते हुए देखते हैं। वे कहते हैं कि कोरियाई लोगों की औसत उम्र 84 साल होती है, लेकिन बेघर लोग 46 साल जीते हैं। यही उनकी किस्मत है। वो हमारी वजह से नहीं मरा, उसकी मौत असल में नेचुरल वजहों से हुई थी। फिर सीहो हंसता है और सियोंजुक से कहता है कि मैंने अपने पिता से कहा था कि मैं भी उनकी तरह एक अच्छा इंसान बनूंगा, और उन्होंने इस पर यकीन किया। सीहो कहता है कि चलो वीडियो फिर से देखते हैं। वीडियो देखकर काफ़ी आराम मिलता है। वे बेघर आदमी को बेरहमी से पीटे जाने का सीसीटीवी फुटेज फिर से देखना शुरू करते हैं और पूछते हैं कि इतनी बार और इतनी जोर से मारे जाने के बाद उसने जिंदा क्या किया। यॉन और जू पूरा वीडियो देखते हैं और महसूस करते हैं कि उन दोनों ने जानबूझकर एक आदमी को मारा था, और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बल्कि वे खुश हैं कि वो आदमी मर गया। जेवॉन यहाँ आने से पहले ये वीडियो देखने के बाद अपना मन बदल लेता है, लेकिन जू ये सब देखने के बाद भी अपने बच्चे की बात करता है। वो कहता है कि उन दोनों ने ये सब मज़े के लिए किया था। जेवॉन कहता है कि सच को मानना चाहिए। जो भी पूछे, क्या तुम सियोंजू को जेल भेज सकते हो और अपनी ज़िंदगी जी सकते हो? जेवॉन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब भूल कर उन्हें माफ़ कर दूंगा? येओन कहता है कि तुम हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो? जब मेरे बेटे को बुली किया गया था तो तुमने अगर उसने विरोध नहीं किया तो वो उसका जुर्म माफ़ क्यों नहीं कर सकता? जी कहता है कि तुमने मुझसे किम की माँ को मनाने के लिए कहा था। मैं बदले में उसकी माँ को मना लूंगा। मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद मत होने दो। जेवॉन कहता है कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर जी कहता है कि तुम कहते हो कि अपराधी बेगुनाह है और तुम अपने ही बच्चे के खिलाफ रिपोर्ट करोगे। सीहू जन्म से कमज़ोर है। मुझे ये पहले समझ नहीं आया। वो निश्चित रूप से दूसरा मौका पाने का हकदार है। जेवॉन कहता है कि अगर उसे दूसरा मौका देने के बाद वो इस तरह का जुर्म करता है तो उन्हें सुधारने का यही सही समय है। उन्हें अपने किए का नतीजा भुगतना होगा। जेवॉन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम उनके खिलाफ बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करोगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जेवॉन कहता है कि हम दोनों 20 साल से एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? जीगू जेवॉन का कॉलर पकड़ता है और कहता है कि अगर तुमने रिपोर्ट की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो मेरा बच्चा है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जेवॉन और जेसू एक साथ नीचे आते हैं। जेसू देखता है कि उसने अपना फ़ोन ऊपर छोड़ दिया है, इसलिए वो उसे लेने के लिए ऊपर जाता है। फिर जेवॉन सड़क पर जेसू का इंतज़ार करता है, लेकिन तभी जेवॉन अपनी कार से बहुत तेज़ी से आता है और उसके भाई को टक्कर मार देता है और उसका भाई यानी जेवॉन तुरंत मर जाता है। आज जेवॉन ने जेवॉन से सीखी ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने भाई को मार डाला। उसने सड़क पर खड़े जेवॉन पर कार चढ़ा दी। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने भाई को मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जेवॉन नीचे आता है और जेवॉन को सड़क पर पड़ा देखता है और देखता है कि जेवॉन ने जानबूझकर जेवॉन को मारा है। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। बने रहें।